जंगल के फार्म हाउस में रात का सन्नाटा था। हॉल में दो टिमटिमाते लैंप की रोशनी मुश्किल से अंधेरा चीर रही थी। राजेश खड़ा था, संगीता उसके पास थी और प्रिया एक कोने में सिमटी थी। सामने साधु खड़ा था, हाथ में चमकता तावीज ली। उसने धमकाया कि प्रिया उसके कब्जे में है और अगर उसकी बात न मानी तो वह उसे नंगी कर देगा। उसने भद्दे लहजे में कहा कि प्रिया के कपड़े उतरवा देगा, उसे ऐसी हालत में लाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी आवाज में लालच और गंदगी थी। राजेश ने गुस्से में जवाब दिया, लेकिन साधु ने हंसते हुए अपनी धमकी दोहराई और कहा, पीछे हट जाओ, कोई आगे मत आना। तुम्हारी लड़की मेरे कब्जे में है। मैंने जो कहा वो करो, वरना। वरना क्या? अच्छा, तो रुको, अभी तुम्हारी लड़की के कपड़े उतारवाता हूं। नहीं, रुक जाओ। रुको, रुको रुको, रुक जाओ। कुछ घंटे पहले एक चमचमाती मर्सिडीज हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। राजेश गाड़ी चला रहा था। उसका चेहरा शांत मगर सख्त था। संगीता सामने की सीट पर फोन में व्यस्त थी और पीछे प्रिया हेडफोन लगाए गाना सुनते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। परिवार जंगल में बने अपने फार्म हाउस की ओर जा रहा था, जहां शांति और एकांत उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजेश ने संगीता से फार्म हाउस के इंतजाम की बात की और प्रिया ने कहा कि इस बार उसने किसी दोस्त को नहीं बुलाया क्योंकि उसे शांति चाहिए थी। राजेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की बात सुनी। गाड़ी एक सुनसान ढाबे के पास रुकी। ढाबा पुराना था, मिट्टी से सना, टूटी फूटी कुर्सियों और मेजों वाला। कुछ ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। एक कोने में साधु बैठा था, सस्ती चाय का गिलास थामे, आंखें हर आने जाने वाले पर टिकी थी। उसका चेहरा साधारण था, मगर नजरों में कुछ ऐसा था जो देखने वाले को बेचैन कर दे। राजेश, संगीता और प्रिया ढाबे में दाखिल हुए। प्रिया का पहनावा, टाइट जीन्स और क्रॉप टॉप सबका ध्यान खींच रहा था। कुछ लोग उसकी ओर देखने लगे, जिससे संगीता असहज हो गई। उसने प्रिया को टोका, लेकिन प्रिया ने हंसते हुए इसे हल्के में लिया। राजेश ने जल्दी खाना ऑर्डर करने को कहा, क्योंकि उसे फार्म हाउस जल्दी पहुंचना था। तीनों एक मेज पर बैठे। राजेश ने फोन निकाला और वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम गंदा था, दीवारें पान की पीक से रंगी थीं। राजेश ने फोन पर किसी से बात की, धीमी आवाज में। उसने बताया कि 20 करोड़ रुपए का इंतजाम हो गया है और रात को फार्म हाउस पर कोई मिलने आएगा। उसने सख्ती से कहा कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वॉशरूम के बाहर साधु खड़ा था, दरवाजे के पास। उसने हर शब्द सुन लिया। उसकी आंखें चमक उठीं और होठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। वह चुपके से अपनी जगह पर लौट गया। ढाबे में राजेश वापस अपनी मेज पर आया। तभी साधु उनके पास पहुंचा, हाथ में एक गंदा थैला लिए, चेहरा मासूमियत से भरा। उसने खाने के लिए कुछ पैसे मांगे। राजेश ने उदारता दिखाते हुए उसे कुछ नोट थमाए। साधु ने शुक्रिया अदा किया और बदले में एक लड्डू निकाला, जिसे उसने अपने गुरु का प्रसाद बताया। उसने लड्डू प्रिया की ओर बढ़ाया। उसकी नजरें प्रिया को घूर रही थीं, जैसे वह उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बना रहा हो। प्रिया ने हिचकते हुए देखा, लेकिन राजेश ने इशारा किया कि ले ले। प्रिया ने लड्डू लिया और एक टुकड़ा मुंह में डाला। साधु की आंखें चमकी। उसने चुपके से कुछ मंत्र बुदबुदाए और उसकी नजरों में एक गंदी चमक थी, जैसे वह प्रिया को अपने वश में करने का आनंद ले रहा हो। प्रिया का चेहरा थोड़ा बदल गया, उसकी आंखें धुंधली हो गई। संगीता ने चिंता से पूछा कि वह ठीक है या नहीं। प्रिया ने धीमे से कहा कि उसे चक्कर आ रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह गर्मी की वजह से होगा, मगर उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। राजेश ने साधु को जाने को कहा और वह चला गया, मगर उसकी नजर प्रिया पर टिकी रही, जैसे वह उसका शिकार चुन चुका हो। परिवार ने खाना खाया और गाड़ी में वापस बैठ गया। शाम ढल रही थी और गाड़ी जंगल की ओर बढ़ रही थी। प्रिया पीछे की सीट पर सोई सी थी। संगीता ने उसे देखा, चिंता से उसका माथा छुआ। उसने राजेश से कहा कि प्रिया ढाबे के बाद से चुप है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। राजेश ने खींचते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस थकान होगी। मगर संगीता का दिल बेचैन था। जंगल का रास्ता और गहरा होता गया। फार्म हाउस अब ज्यादा दूर नहीं था। प्रिया की सांसें भारी थी,
मानो वह किसी और दुनिया में हो। साधु, जो चुपके से उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था, अपने थैले में से एक छोटा सा तावीज निकाल रहा था। उसकी आंखों में लालच और जादू की चमक थी। वह जानता था कि आज रात वह 20 करोड़ हासिल कर लेगा और प्रिया उसका हथियार थी। उसने मन ही मन प्रिया के साथ और गंदी योजनाएं बनाई, जैसे वह उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेगा। फार्म हाउस के गेट अब नजर आने लगे। राजेश ने गाड़ी रोकी और गेट खोलने के लिए उतरा। संगीता ने प्रिया को जगाने की कोशिश की, मगर प्रिया की आंखें आधी खुली थी और उसका चेहरा भावहीन था। संगीता का दिल जोर से धड़का। उसे नहीं पता था कि उनकी जिंदगी अब एक तांत्रिक के शिकंजे में फंसने वाली थी। जंगल का फार्म हाउस अब और सन्नाटे में डूबा था। रात गहरा रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। राजेश ने गेट खोलकर गाड़ी अंदर खड़ी की। संगीता ने प्रिया को जगाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की आंखें आधी खुली थीं, चेहरा भावहीन। उसकी सांसें भारी थीं, मानो वह किसी और के कब्जे में हो। संगीता का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने राजेश को प्रिया की हालत बताई, लेकिन राजेश ने इसे थकान का नाम देकर टाल दिया। परिवार फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। हॉल विशाल था, चमचमाते फर्नीचर और दीवारों पर महंगी पेंटिंग से सजा। मगर आज रात यह जगह किसी कब्रिस्तान सी लग रही थी। संगीता ने प्रिया को सोफे पर बिठाया और पानी लाने रसोई की ओर गई। राजेश अपने फोन पर किसी को मैसेज करने में व्यस्त था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। राजेश ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। उसने सोचा शायद फार्म हाउस का स्टाफ होगा। उसने दरवाजा खोला और सामने साधु खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में और डरावना लग रहा था, आंखों में चमक और होंठों पर चालाक मुस्कान। राजेश ने गुस्से से पूछा कि वह यहां क्या कर रहा है। साधु ने जवाब नहीं दिया, बस प्रिया की ओर देखा और धीमे से कुछ मंत्र बुदबुदाए। प्रिया, जो सोफे पर बैठी थी, अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी चाल बदली हुई थी, जैसे कोई कठपुतली हो। संगीता रसोई से लौटी और साधु को देखकर चीख पड़ी। उसने राजेश को उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन साधु ने तावीज हवा में लहराया। प्रिया ने धीमे कदमों से साधु की ओर बढ़ना शुरू किया। राजेश ने गुस्से में साधु को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन साधु ने जोर से हंसते हुए प्रिया को और करीब आने का इशारा किया। प्रिया की आंखें खाली थी और उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह अपने माता पिता को पहचानती ही न हो। संगीता ने प्रिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे धक्का दे दिया। राजेश ने साधु के गले पर हाथ रखा, लेकिन साधु ने तावीज को राजेश की ओर लहराया और राजेश को ऐसा लगा जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। साधु ने अब अपनी योजना खोल दी। उसने बताया कि प्रिया उसके वशीकरण के जाल में है और अगर परिवार चाहता है कि वह सलामत रहे तो उन्हें 20 करोड़ रुपए देने होंगे। उसकी आवाज में लालच और क्रूरता थी। उसने धमकाया कि अगर उसकी बात न मानी गई तो प्रिया को वह ऐसी हालत में छोड़ेगा कि कोई उसे देख भी न सके। संगीता रोते हुए प्रिया को गले लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने गुस्से में साधु को गालियां दी, लेकिन साधु ने सिर्फ हंसते हुए प्रिया को अपने और करीब आने का हुक्म दिया। प्रिया ने साधु के सामने खड़े होकर उसकी ओर देखा, मानो वह उसका गुलाम हो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताएं। राजेश और संगीता अब पूरी तरह डर चुके थे। राजेश ने साधु से कहा कि वह पैसे का इंतजाम करेगा, लेकिन उसे अभी वक्त चाहिए। साधु ने मंजूरी दी, लेकिन उसने शर्त रखी कि प्रिया उसके साथ हॉल में रहेगी। संगीता ने इसका विरोध किया, लेकिन साधु ने तावीज को फिर से हवा में लहराया और प्रिया ने अपनी मां की ओर ठंडी नजरों से देखा। राजेश ने संगीता को चुप रहने का इशारा किया। वह जानता था कि साधु से सीधे टकराना खतरनाक हो सकता है। साधु ने प्रिया को सोफे पर बैठने को कहा और खुद एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजरें प्रिया पर टिकी थीं। राजेश और संगीता हॉल के एक कोने में खड़े थे, फुसफुसाते हुए योजना बना रहे थे। राजेश ने कहा कि वह पैसे का इंतजाम करेगा, लेकिन साथ ही पुलिस को खबर करनी होगी। संगीता ने डरते हुए कहा कि साधु प्रिया को कुछ कर देगा। राजेश ने उसे भरोसा दिलाया कि वह ऐसा नहीं होने देगा। उसने अपने फोन से चुपके से एक मैसेज टाइप करना शुरू किया,
लेकिन साधु की नजर उस पर पड़ गई। साधु ने जोर से चेतावनी दी कि अगर कोई चालाकी की तो प्रिया की हालत और खराब होगी। राजेश ने फोन जेब में रख लिया, लेकिन उसने मन ही मन एक योजना बनानी शुरू कर दी। रात और गहरा रही थी। फार्म हाउस के बाहर जंगल की आवाजें डरावनी लग रही थीं। साधु ने अपने थैले से कुछ और सामान निकाला। काली मोमबत्तियां, अजीब सी जड़ी बूटियां और एक छोटा सा दर्पण। उसने हॉल के बीच में एक छोटा सा चक्र बनाया और मोमबत्तियां जलाईं। उसने प्रिया को चक्र के पास बैठने को कहा। प्रिया ने बिना सवाल किए उसका हुक्म माना। संगीता ने रोते हुए राजेश से कुछ करने को कहा, लेकिन राजेश अब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया था। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हॉल में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। प्रिया की आंखें और खाली होती जा रही थीं। राजेश ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। उसने साधु से कहा कि वह पैसे लाने जा रहा है, लेकिन उसे प्रिया को छोड़ना होगा। साधु ने हंसते हुए कहा कि पैसे मिलने तक प्रिया उसके साथ रहेगी। राजेश ने गुस्से में साधु की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन साधु ने तावीज को फिर से हवा में लहराया और राजेश के कदम रुक गए। संगीता ने प्रिया को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे फिर से धक्का दे दिया। साधु ने अब और सख्ती दिखाई। उसने कहा कि अगर सुबह तक पैसे नहीं मिले तो वह प्रिया को अपने साथ ले जाएगा। उसकी धमकी में एक गहरी क्रूरता थी, जैसे वह सिर्फ पैसे नहीं बल्कि परिवार को तोड़ना चाहता हो। फार्म हाउस में रात अपने चरम पर थी। साधु का जादू अब और गहरा हो चुका था। हॉल में काली मोमबत्तियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज ने माहौल को और डरावना बना दिया था। प्रिया चक्र के पास बैठी थी, उसकी आंखें पूरी तरह खाली, जैसे वह साधु की कठपुतली बन चुकी हो। राजेश और संगीता हॉल के एक कोने में खड़े थे, बेबस और डरे हुए। साधु ने अपनी धमकी दोहराई, सुबह तक 20 करोड़ रुपए नहीं मिले तो प्रिया को वह अपने साथ ले जाएगा। उसकी आवाज में अब सिर्फ लालच नहीं बल्कि एक शैतानी आनंद था, जैसे वह परिवार की बेबसी का मजा ले रहा हो। राजेश ने मन ही मन फैसला कर लिया था। उसने साधु से कहा कि वह पैसे लाएगा, लेकिन उसे थोड़ा वक्त चाहिए। साधु ने मंजूरी दी, लेकिन उसने प्रिया को अपने पास ही रखने की शर्त दोहराई। राजेश ने संगीता को आंखों से इशारा किया कि वह चुप रहे। वह जानता था कि साधु से सीधा मुकाबला संभव नहीं था। उसने अपने बैग की ओर देखा, जिसमें 20 करोड़ रुपए की नकदी थी। उसने साधु से कहा कि पैसे यहीं फार्म हाउस में हैं, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। साधु ने हंसते हुए कहा कि वह इंतजार करेगा, लेकिन उसकी नजरें प्रिया पर टिकी रही। राजेश ने बैग उठाया और हॉल के एक कोने में गया। उसने बैग खोला और नोटों के बंडल निकाले, मगर उसने चुपके से बैग में एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर भी डाल दिया। वह जानता था कि साधु को पैसे देकर प्रिया को छुड़ाना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन वह उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। उसने संगीता को चुपके से बताया कि वह पुलिस को खबर करेगा। संगीता ने डरते हुए सहमति दी, लेकिन उसकी आंखें प्रिया पर टिकी थी। साधु ने अब प्रिया को और करीब बुलाया। उसने अपने मंत्र और तेज किए और हॉल में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। प्रिया ने साधु के सामने खड़े होकर उसकी ओर देखा, मानो वह उसका हर हुक्म मानने को तैयार हो। साधु ने तावीज को प्रिया की ओर लहराया और उसकी आंखें और गहरी हो गई। राजेश ने बैग साधु की ओर बढ़ाया, लेकिन उसने साधु से कहा कि पहले प्रिया को छोड़ दे। साधु ने हंसते हुए कहा कि पैसे मिलने के बाद ही प्रिया आजाद होगी। उसकी धमकी में अब और क्रूरता थी, जैसे वह प्रिया को सिर्फ अपने जाल में नहीं बल्कि परिवार को पूरी तरह तोड़ना चाहता हो। राजेश ने बैग साधु के सामने रख दिया। साधु ने बैग खोला और नोटों के बंडल देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने प्रिया को एक तरफ खड़े होने का इशारा किया और बैग अपने पास खींच लिया, मगर उसने प्रिया को पूरी तरह छोड़ा नहीं। उसने कहा कि वह पैसे लेकर जाएगा और अगर कोई चालाकी की तो प्रिया की हालत और खराब होगी। राजेश और संगीता ने प्रिया को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन साधु ने तावीज फिर से लहराया और प्रिया ने अपनी मां को ठंडी नजरों से देखा। साधु ने बैग उठाया और फार्म हाउस के दरवाजे की ओर बढ़ा। राजेश ने चुपके से अपने फोन से पुलिस को मैसेज भेजा, जिसमें जीपीएस ट्रैकर की लोकेशन थी। उसने साधु को जाने दिया,
लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। साधु ने प्रिया को आखिरी बार देखा और उसकी मुस्कान में एक शैतानी चमक थी। वह फार्म हाउस से बाहर निकल गया और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। राजेश और संगीता ने प्रिया को गले लगाया, लेकिन प्रिया की आंखें अभी भी खाली थी। संगीता ने रोते हुए प्रिया को हिलाया, लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने संगीता को भरोसा दिलाया कि साधु अब चला गया है और पुलिस उसे पकड़ लेगी। उसने प्रिया को सोफे पर लिटाया और उसका माथा सहलाया, मगर प्रिया की हालत देखकर दोनों का दिल टूट रहा था। कुछ ही घंटों बाद जंगल में पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजी। जीपीएस ट्रैकर ने साधु की लोकेशन बता दी थी। पुलिस ने साधु को जंगल के एक सुनसान हिस्से में पकड़ लिया, जहां वह पैसे गिन रहा था। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। बैग में मिले नोट और तावीज ने उसका अपराध साबित कर दिया। साधु को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही शैतानी चमक थी। फार्म हाउस में पुलिस ने प्रिया की हालत देखी। एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बताया कि प्रिया किसी गहरे मानसिक प्रभाव में है। उसने कुछ दवाइयां दी और कहा कि समय के साथ प्रिया ठीक हो जाएगी। राजेश और संगीता ने प्रिया को गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू थे। साधु का जाल टूट चुका था, लेकिन प्रिया की हालत ने उनके दिल में एक गहरी चोट छोड़ दी। जंगल का फार्म हाउस अब खामोश था। रात खत्म हो रही थी और सुबह की पहली किरणें अंधेरे को चीर रही थीं। राजेश और संगीता ने प्रिया को अपनी बाहों में लिया और मन ही मन कसम खाई कि वे अपनी बेटी को हर हाल में ठीक करेंगे। साधु का अंत हो चुका था, लेकिन उसकी छाया अभी भी परिवार के दिलों में बाकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।